बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 2K मैथ स्टैट्स। आज का टॉपिक है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्टैटिस्टिकल थ्योरी की सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसका नाम नॉर्मल क्यों है, इसकी लॉजिक क्या है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी फंक्शनल फॉर्म और इसके पैरामीटर्स को बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लें। इस डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, मोस्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमेना ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा जो डेटा होता है, ज़्यादातर ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? सेंटर के अबाउट होती हैं। आप जब हिस्टोग्राम बनाते हैं किसी भी डेटा से, तो मोस्ट कंटिन्यूस वेरिएबल्स दे हैव दिस टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। अब इस हिस्टोग्राम में क्या है, देखें, ये है माइनस इन्फिनिटी या मिनिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की, यहाँ पे है प्लस इन्फिनिटी या मैक्सिमम। सेंटर में क्या होता है? सेंटर में होती है एवरेज, म्यू। अब अगर आप इस हिस्टोग्राम को गौर से देखें तो इसमें ज़्यादा डेटा जो है वो, अब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब है कम ऑब्जर्वेशंस। ज़्यादातर जो डेटा है वो मीन के अबाउट है, और जैसे जैसे मीन से आप दूर जाएंगे तो ये फ्रीक्वेंसीज कम होती जाती हैं। अब इसकी एग्जांपल आप ले लें, आपकी क्लास है, आपकी क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स हैं। उन 50 स्टूडेंट्स में से बहुत ज़्यादा लाइक स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे, बहुत जो एक्सट्रीमली नालायक स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा होंगे, या एवरेज ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। बहुत लाइक भी 1 2 3 होते हैं क्लास में, 2 3 4 जो हैं वो बहुत ज़्यादा नालायक होंगे, लेकिन ज़्यादातर कहाँ पे होंगे? यहाँ पे होंगे। इस तरह बोर्ड का रिज़ल्ट आता है और उसमें आप लोगों से पूछते हैं, तो जितने भी लोगों से आप पूछेंगे, ज़्यादातर जो लोग हैं वो एवरेज मार्क्स आपको बताएंगे। क्यों? कि एक्सट्रीम मार्क्स जो हैं 900 प्लस, 850 प्लस, ए ग्रेड, ए प्लस, ये वाले जो ग्रेड्स हैं बहुत कम होते हैं, और बहुत ज़्यादा फेलियर्स जो हैं, एफ ग्रेड्स, वो भी कम होते हैं। ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं? बी पे, सी पे, इन ग्रेड्स पे ज़्यादा होते हैं। इसी तरह आप हाइट्स ले लें, आप 100 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, उनकी हाइट्स को रिकॉर्ड करें और उससे ग्राफ बनाएं, तो वो भी तकरीबन इसी तरह का आएगा, क्योंकि एवरेज हाइट वाले लोग तादाद में ज़्यादा होते हैं, एवरेज के अबाउट, एवरेज के करीब करीब। अब कोई रैंडमली आप स्टूडेंट पिक करें तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 5 फुट या 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट होगी। बहुत कम चांसेस होंगे कि वो 6 प्लस होगा, बहुत कम चांसेस होंगे कि वो 4 या 4 के करीब आएगा। ज़्यादातर एवरेज हाइट क्या है? एवरेज हाइट 5 फीट 4 इंचेस या 5 फीट 5 इंचेस, जितनी भी है कि एवरेज। तो ज़्यादातर जो आपका डेटा होगा, ज़्यादातर स्टूडेंट्स या ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है उनकी एवरेज के करीब करीब होंगी। और फिर जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तादाद कम होती जाएगी, और जैसे नीचे जाएंगे तो फिर भी तादाद कम होती जाएगी। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डेटा जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? कि इसके ऊपर अगर आप कर्व ड्रॉ करें, क्योंकि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, तो हिस्टोग्राम के ऊपर एक कर्व इम्पोज की जाती है। अगर उस कर्व की शक्ल यूं है, बेल की तरह, ये बेल शेप्ड है, यहाँ पे है मीन, और अगर इसका जो राइट साइड पे एरिया है इस कर्व के नीचे, और इसका लेफ्ट साइड का एरिया, ये अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि ज़्यादातर वेरिएबल्स होते हैं नेचर में, वो इस तरह की हिस्टोग्राम देते हैं, तो इसलिए हम इसको मॉडल के तौर पे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक मॉडल के तौर पे यूज़ करते हैं, ताकि उस तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को मॉडल किया जा सके। क्योंकि हमें एक जनरल मॉडल चाहिए होता है। सपोज़ ये हाइट्स का डेटा है और यहाँ एवरेज आ गई, और ये मार्क्स का डेटा है। मार्क्स का डेटा है, ज़्यादातर मार्क्स जो हैं वो एवरेज के करीब होंगे, और इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन, तकरीबन इसी तरह की डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। शेप तो यही होगी।
अब स्टैटिस्टिशियंस ने सोचा कि इस तरह की जो शेप है उसको मॉडल किया जाए। अब मैथमेटिक्स में आपको पता है कि ग्राफ को मॉडल किया जाता है। ग्राफ को मॉडल कैसे करते हैं? अगर फ़र्ज़ करें कि आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो मैथमेटिशियंस कहते हैं कि ये जो ग्राफ है ये लीनियर ग्राफ है, इसकी इक्वेशन इस तरह होनी चाहिए, a + bx लीनियर फंक्शन। क्यों कि इस इक्वेशन में अब क्या होगा, अब एक केस में आपके पास आ सकता है कि ये 3 + 2x आ जाए, किसी और केस में ये -2 - x आ जाए, या किसी और तीसरे केस में 3 - 2x आ जाए। तो ये a और b चेंज हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल फॉर्म इसी तरह की होगी। इस मॉडल को या इस फंक्शन को हम बोलते हैं लीनियर फंक्शन। अगर फ़र्ज़ करें आपका डेटा, आप उसको प्लॉट करें और आपको ये ग्राफ दे दें, तो मैथमेटिशियंस पहले क्या था, f(x) = a + bx। ये एक जनरल फॉर्म है कि सीधी लाइन अगर आपके पास ड्रॉ हो किसी ग्राफ में तो उसके ऊपर ये वाला मॉडल फिट करें। अगर आपका डेटा आपको ये ग्राफ दे रहा है तो इसकी जो शेप है ये बिल्कुल उल्टा है इसकी जो शेप है इसके ऊपर सजेस्ट किया जाता है कि इसके ऊपर ये वाली कर्व फिट करें, a + bx + cx², सेकेंड डिग्री फंक्शन जिसमें x की हाईएस्ट पावर है 2। अगर आपको ग्राफ मिल जाता है सपोज यूं, तो इस शेप के लिए मैथमेटिशियंस सजेस्ट करते हैं कि आप इसके ऊपर क्यूबिक फंक्शन फिट करें। वो जो था उसमें आप हो सकता है कि a और b 0 हो और आपको परफेक्टली एक पैराबोला मिल जाए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से ही गुज़रे, आपका ग्राफ कुछ यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, लेकिन इसकी शेप यूँ है। तो इसके ऊपर सजेस्ट किया जाता है कि आप a + bx + cx² + dx³ ये वाला मॉडल फिट करें। तो जितने भी यहाँ पे मॉडल लिखे हुए हैं ये ग्राफ को देख के फिट किए जाते हैं। अच्छा, तो स्टैटिस्टिशियंस ने, हिस्ट्री में आपको बताऊंगा कि किसने किया था ये काम। उन्होंने ये जो बेल शेप्ड कर्व है इसको मॉडल किया। उनको पता चला कि जो जनरल फॉर्म इसकी बन सकती है। अब ये यूँ भी हो सकता है कि ये इसका मीन, जैसे यहाँ पे मीन 10 है तो यहाँ पे 2 हो जाए, लेकिन शेप तो वैसी ही है। तो उन्होंने डिटरमिन किया कि अगर ये वाला मॉडल फिट किया जाए 1/σ √2 पाई e⁻e बेस ऑफ नेचुरल लॉग -1/2 इंटू x μ / σ होल स्क्वायर। तो ये वाला जो मॉडल है ये परफेक्टली फिट होता है इस कर्व के ऊपर। उन्होंने इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन या जिनकी शेप यूँ बनती है उनको नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स कहा, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहा। अब आपको एक जनरल सा आइडिया हो गया कि क्यों हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि मैं रिपीट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल फिनोमेना है, नेचर में जितने फिनोमेना है, हाइट्स हो गए, वेट्स हो गए, मार्स की एग्जांपल दी आप लोगों को मैंने, डायमीटर्स हो गए दरख्तों के, तो जितने भी नेचुरल फिनोमेना है जिनके डेटा से हम कर्व बनाए, जिनके डेटा से हिस्टोग्राम बनाए, तो वो इस तरह की बनती है। ये तो हो गई कि क्यों फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है। अब नॉर्मल क्यों कहते हैं इसको? नॉर्मल इसलिए कहते हैं कि इसके अगर आप सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लें तो इसकी शेप बिल्कुल दोनों तरफ एक जैसी हो, मिरर इमेजेस हैं दोनों एक तरफ, जो जितना इस तरफ है डेटा उतना ही उस तरफ है, जो शेप इस तरफ है वही शेप इस तरफ भी है। अगर आपका डेटा है उस पर ऊपर ये वाली कर्व फिट हो तो इसको आप नॉर्मल कह सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल एसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल नहीं है। अभी आप इस शेप को समझें कि ये जो बेल शेप्ड कर्व है इसके ऊपर आप जो डिस्ट्रीब्यूशन फिट करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री की तरफ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री क्या है? फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था
अब्राहम डी मॉयवर ने इज़ अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बहुत फेमस मैथमेटिशियन है डी मॉयवर। इसने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था और जब उसने n को इंक्रीज़ किया, n क्या है बायनोमियल में? n है नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी दफ़ा आप बायनोमियल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। उसने क्या किया, उसने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे आप ट्रायल्स की तादाद को इंक्रीज़ करते हैं और साथ साथ प्लॉट करते जाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते, जब भी आपको ग्राफ मैंने बताया, ग्राफ प्लॉट करते जाते हैं, और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दूसरा पैरामीटर है बायनोमियल का। कितने पैरामीटर है बायनोमियल के? एक है n, दूसरा है p को फिक्स रखते हैं बायनोमियल में। फिक्स p पर जब आप n को इंक्रीज़ करते हैं तो जो आपका ग्राफ बनता है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी शेप कुछ ऐसी बनती है। और उसने ऑब्ज़र्व किया कि जैसे जैसे ट्रायल्स की तादाद बढ़ती है तो वो जो बार ग्राफ होता है, जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है, अब थोड़ी वैल्यूज़ हों तो ये जो बार्स हैं ये दूर दूर होंगी, लेकिन जब आप n इंक्रीज़ कर लेंगे तो चूँकि बहुत ज़्यादा होंगी, क्लस्टर्ड अराउंड होंगी, तो इस वजह से वो आपको कुछ इस तरह का ग्राफ देंगे। और आप जब बर्ड्स आई व्यू इसका देखेंगे, ओवरऑल इसको देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये एक डिस्क्रीट नहीं है, ये कंटिन्यूस है। तो डी मॉयवर ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की और उसने इंट्रोड्यूस की नई डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी शेप बेल शेप्ड हो, इस तरह की हो। उसके बाद कार्ल पियर्सन का नाम आता है और लैप्लेस का। उन लोगों ने भी इसकी डेरिवेशन में बड़ा काम किया। इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है वो आता है कार्ल एफ गॉस का। इसके नाम की वजह से इसको अक्सर लोग ऑनर करते हैं और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन गॉस के नाम की वजह से। गॉस ने क्या किया था? गॉस ने प्रोपोज किया था, अभी जो आपको मैंने एक फंक्शन लिख के बताई थी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e पावर -1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। ये जो फंक्शनल फॉर्म डिराइव की थी, इसमें गॉस का बहुत बड़ा काम है। इस वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादातर लोग गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। गॉस ने बेसिकली, जैसे वो जो डी मॉयवर काम कर रहा था, वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे काम कर रहा था और उसने अप्रॉक्सीमेट किया था, मतलब उसने n को इंक्रीज़ करके और p को फिक्स रख के इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एज अ लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिराइव किया था। गॉस स्टडी कर रहा था एरर्स को। एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू। वो इन एरर्स को स्टडी कर रहा था, उनको प्लॉट कर रहा था, उनको मॉडल कर रहा था। तो उस के नतीजे में उसने ये जो डिराइव की थी इसकी फंक्शनल फॉर्म, इस वजह से इसका एक और नाम है जो लिटरेचर में अक्सर यूज़ किया जाता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स। एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे देखें, x माइनस म्यू इस तरह की चीज़ है या नहीं है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू अगर आप पहले लिख लें, एक्चुअल बाद में लिख लें, तो आप किसी भी तरीके से एरर को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो एरर है x माइनस म्यू एरर है, सिग्मा भी एरर है, क्योंकि सिग्मा जो है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर यूँ निकाली जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व है वो एक एरर है। इस वजह से इस डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स भी कहा जाता है। ये तो हो गई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हिस्ट्री। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज defined by
PDF, probability density function, f of x is equal to 1 over sigma 2 pi under the radical exponent या e power -1/2 x minus mu डिवाइडेड बाय सिग्मा इनसाइड द ब्रैकेट्स और इसका होल स्क्वायर। इधर x की रेंज है -∞ से +∞, म्यू की रेंज है -∞ से +∞, कुछ भी हो सकता है मीन। सिग्मा इज ऑलवेज पॉजिटिव, सिग्मा -∞ वाली साइड पे नहीं जाएगा, नेगेटिव साइड पे नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा। इस PDF से जो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिफाइन की जाएगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें अगर आप गौर करें तो कुछ आपको मिलेंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट्स, जैसे पाई है यूनिवर्सल कांस्टेंट है 3.1415 एंड सो ऑन, ये एक इरेशनल नंबर है। ई एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ई की वैल्यू है 2.71828 एंड सो ऑन, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ये हो गए, 2 तो है ही कांस्टेंट। एक्स वेरिएबल है, एक्स चूँकि अननोन होता है वो तो हम सिचुएशन से ही देखते हैं कि एक्स की क्या वैल्यू होगी, और बाकी रह जाता है म्यू और सिग्मा। इसका मतलब कि इस फंक्शन में अगर हमें म्यू और सिग्मा का पता हो तो ये जो फंक्शनल फॉर्म है ये पूरी की पूरी हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसमें अननोन्स कौन से हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के? म्यू एंड सिग्मा आर द पैरामीटर्स of normal distribution। म्यू और सिग्मा क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स कहलाए जाते हैं। मीन म्यू क्या है? म्यू है मीन, सिग्मा है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन है तो सिग्मा स्क्वायर होगी वेरिएंस। तो इस मीन और वेरिएंस के साथ जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, नॉर्मल विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। तो जहाँ पर भी आपको ये चीज़ लिखी हुई मिले n म्यू सिग्मा स्क्वायर ऐसे मिल जाए n 10 2, तो आप समझ जाएं कि वी हैव बीन गिवन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10 एंड वेरिएंस इज 2। समझ गए? तो ये तो है इसकी फंक्शनल फॉर्म और इसके पैरामीटर्स और इसके मीन और वेरिएंस। इसको डिराइव करना ये सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको इनकी डेरिवेशन की ज़रूरत है उसके लिए मैं एक अलग लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को डिराइव करके और इसके साथ बाकी इसकी जो MGF है और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिराइव करके दूंगा। तो बाकी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, जो अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको जस्ट एप्लीकेशन से गर्ज है उनके लिए ये चीज़ कि आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, एक रैंडम वेरिएबल है जिसकी जो हिस्टोग्राम है वो बेल शेप्ड कर्व दे रही है आपको, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और लिखते हैं n म्यू सिग्मा स्क्वायर की मदद से। म्यू मीन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट नोट कर लें कि जो पैरामीटर्स हैं म्यू और सिग्मा स्क्वायर नॉर्मल के, इस वजह से मीन म्यू को बोला जाता है लोकेशन पैरामीटर और सिग्मा को बोला जाता है स्केल पैरामीटर। इसको याद रखें, ये एक पैरामीटर है लोकेशन पैरामीटर, जो दूसरा पैरामीटर है जिसको बोलते हैं स्केल पैरामीटर। अब इनको लोकेशन और स्केल पैरामीटर क्यों बोलते हैं, मैं आपको यहाँ डिफरेंट सिमेट्रिक कर्व्स बना के दिखाता हूँ। एक ये हो गई, ये हो गई, ये कर्व हो गई, ये मीन है इसका, ये मीन है इसका, ये मीन है इसका। एक और सिचुएशन देख लें यहाँ पर, ये एक कर्व है, ये एक और कर्व है, ये एक और कर्व है,
और मैंने कोशिश की है कि तीनों को एक तरह का बनाऊं। अब अगर इस स्केल को आप देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो वैल्यू है, फिर यहाँ पे इस डिस्ट्रीब्यूशन की एवरेज वैल्यू सेंटर, फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर। फ़र्क क्या है इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन में? शेप बिल्कुल एक जैसी है। फ़र्क ये है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन जो है μ1 बोलते हैं इसको बोलते हैं μ2, इसको बोलते हैं μ3। μ1 इज़ लेस देन μ2 एंड μ2 इज़ लेस देन μ3, μ1 इज़ लेस देन μ3। ये इनका आपस में रिलेशन है। ये एक जैसे नहीं है। सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी होने के बावजूद भी ये एक जैसे नहीं है। अब मीन चेंज होने से क्या होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ लोकेटेड थी, यहाँ पे थी, मीन चेंज हुआ, मीन इंक्रीज हुआ, तो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन चेंज हो गई। अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ गई है, मीन यहाँ शिफ्ट हो गया मीन इसका। जब इसका मीन और आपने शिफ्ट किया तो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। इस वजह से इसको बोलते हैं, मीन को बोलते हैं लोकेशन पैरामीटर। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन की लोकेशन चेंज करता है। अब इस केस में आप देखें तो इसको मैं एक यहाँ भी देख लें और एक और तरीके से भी आपको बताता हूँ आप लोगों को। देखें, ये कर्व देखें, ये कर्व देखें, ये कर्व देखें, यहाँ सेंटर में लाइन लगाएं, तीनों का मीन एक जगह पे है। इसका मतलब ये पैरामीटर तीनों का एक जैसा है। अब तीनों में फ़र्क क्या है? तीनों में फ़र्क है स्प्रेड का। ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा स्प्रेड आउट है, मीन से दूर दूर हैं इसकी ऑब्जर्वेशन जितनी भी हैं। ये जो हैं, ये इसकी जो मीन के अराउंड ऑब्जर्वेशंस हैं वो उससे ज़रा कम है। स्कैटरनेस मीन के इर्द गिर्द थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ, मीन वहीं पे था, लेकिन अब ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्लस्टर हो गई हैं मीन के करीब। इसका मतलब अब इसका जो स्प्रेड है वो कम हो गया। जैसे जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन 1 से 2 पे जाते हैं और 2 से 3 पे जाते हैं तो तीनों में फ़र्क किस चीज़ का है? इस वेरिएशन का है, स्प्रेड का है। ये कि कौन सा पैरामीटर है जो इस वेरिएशन को डिटरमिन करता है, वो है ये सिग्मा स्क्वायर। इस वजह से इसको स्केल पैरामीटर या शेप पैरामीटर भी बोला जाता है। शेप पैरामीटर। अब इन तीनों की शेप्स देखें, ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट है, फ्लैट है, प्लेटिकर्टिक बोलते हैं अगर कर्टोसिस के सेंस में आप देखें। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये न बहुत ज़्यादा फ्लैट है, न वो बहुत ज़्यादा पीक्ड है, इसको हम मीजोकर्टिक बोलते हैं। और इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब जितनी भी यहाँ पे मैंने बनाई हैं सारी सिमेट्रिक कर्व्स हैं, इसका मतलब सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। और फिर डिफरेंट क्या है इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है या मीन्स का या सिग्मा का। यहाँ पे क्या है? यहाँ सिग्मा ज़्यादा है, सिग्मा 1, इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 2, इसकी स्टैंडर्ड डिविएशन है सिग्मा 3। सिग्मा ज़्यादा होगा, वेरिएशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा स्प्रेड आउट होगी, ज़्यादा फ्लैट होगी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब सिग्मा 1 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 2 इज़ ग्रेटर देन सिग्मा 3। इन तीन के स्टैंडर्ड डिविएशंस डिफरेंट है और इन तीन के मीन्स डिफरेंट है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशंस एक जैसी हैं। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 ये सारे आपस में इक्वल हैं। ये बात भी टेक्निकल बात है, ये भी आप समझें। और आज के लेक्चर में आखिरी बात कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। एफ ऑफ एक्स विच इज़ 1/सिग्मा √2 पाई e पावर -1/2 x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा होल स्क्वायर। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? वही जो पीडीएफ की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एफ ऑफ एक्स इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और दूसरी प्रॉपर्टी के जो टोटल प्रोबेबिलिटी है इंटीग्रल -∞ से +∞ तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या कहती है? अब इस तरह की जो कर्व होगी, आप समझ गए अब कि इस तरह की जब भी कर्व आएगी तो उसको आप नॉर्मल कर्व बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? मीन। अब ये प्रॉपर्टी ये बताती है कि देखिए जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे और -∞ की तरफ जाएंगे तो ये जो कर्व है बिल्कुल फ्लैट होती जाएगी और
एक्स एक्सिस के करीब आएगी, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये एक्स एक्सिस को टच कभी नहीं करती। इसी तरह आप राइट साइड पे जाएं, फ्रीक्वेंसीज कम होते 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 बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी ये कर्व, और यहाँ से ये एक्स एक्सिस के करीब पहुँच जाएगी, बट इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस। तो मैथमेटिक्स में हम बोलेंगे कि ये जो एक्सिस है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये इस कर्व का एसिम्पटोट है। एसिम्पटोट क्या होता है? वो स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व के बहुत करीब आ जाए, इट कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू अ कर्व बट नेवर टचेस द कर्व, दैट स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, जैसे सर्कल है, या चलो मैं पैराबोला से कर लेता हूँ कि एक पैराबोला है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो बिल्कुल इसके करीब आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए, लेकिन इसको टच ना करे, ये दोनों इंटरसेक्ट कहीं पर भी ना करें, तो इस लाइन को हम बोलेंगे एसिम्पटोट। तो इस वजह से ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपकी जो नॉर्मल कर्व है, इसका एसिम्पटोट है। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि टोटल, ये जो इंटीग्रल क्या बताता है कि कर्व के नीचे एरिया कितना है आपके पास। ये जो आपके पास ये जो नॉर्मल कर्व है, इसके नीचे एरिया है 1। इसका मतलब कि मीन माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान में इस कर्व के नीचे ये जो जितना एरिया है, ये यूनिट एरिया है, एरिया है 1। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक का मतलब कि अगर आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लें, ये ऊपर से जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वर्टिकल, इसके दोनों तरफ की शेप बिल्कुल एक जैसी है, और अगर बिल्कुल एक जैसी है तो इसका मतलब इस 1 एरिया का हाफ मीन से ऊपर होगा और हाफ इसके नीचे होगा। इसका मतलब कि म्यू से ऊपर जो एरिया है, जिसको मैं डबल शेड कर लेता हूँ, ये एरिया है 0.5 और ये एरिया नीचे वाला एरिया है 0.5, दोनों मिल के टोटल एरिया कितना बनाते हैं? 1। तो ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी है 1, ये है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सीखनी थी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। थैंक यू।